जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो वैदिक सभ्यता टॉपिक चल रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैं आपके सामने बना करके लाया हूँ। कई सेशन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अब तक टोटल 4 सेशन इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको पिछले 4 क्लासेस में करा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चन व कुछ पुराने क्वेश्चन दोनों को मिक्स करके देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका जवाब दीजिए, जो नहीं आता है आप अपने कॉपी में लिखिए। लिखने से क्या होगा कि भविष्य में यदि आपसे उसी प्रश्न के ऊपर दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे गलत नहीं होगा। तो यही आपका पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आप मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल के किस ग्रंथ में सप्ताह स्वर का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा गया है कि सप्ताह स्वर का उल्लेख किस वेद में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये आपको 4 वेद दे रखे हैं ऑप्शंस में। इनमें से सप्ताह स्वर का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में सप्ताह स्वर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से रिलेटेड हमने कई बार क्वेश्चंस किया है, तो इसके बारे में जो बेसिकली जानकारी था वो आपको आना चाहिए। आप देख लीजिएगा एक बार पीछे जो पढ़ाया था। फिलहाल यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो सप्ताह स्वर का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। सप्ताह स्वर क्या है? ये एक 7 घोड़ों की संज्ञा है। ठीक है, सप्ताह स्वर क्या है? 7 घोड़ों की संज्ञा है। और साथ ही साथ यह यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक काल में सुप्रजा किसे संदर्भित करता है? सुप्रजा किससे संबंधित करता है? तो सबसे पहले हम सु का मतलब जानेंगे। सु का मतलब होता है अच्छा, और प्रजा का मतलब होता है प्रजा, मतलब कि संपन्न किसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सुप्रजा जो है इससे संदर्भित करेंगे हम संपन्न किसान को। कल तो है ना। यहाँ पर है सुप्रजा। सु मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा इसमें है। तो क्या होता है? सुप्रजा मतलब अच्छे संतान वाले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। सुप्रजा का अर्थ अच्छे संतान वाले से है। यह परिवार की समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है कि यह वैदिक समाज में परिवार और संतति की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। ये तीनों ही बिंदु अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो आपको तीनों को ही बेसिकली याद रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है। वैदिक काल में तमसा का क्या महत्व था? एक तमसा है, इसका क्या महत्व था? देखिए तमसा हम कहते हैं नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वैदिक काल में तमसा शब्द का जो प्रयोग होता था वो नदियों के लिए प्रयोग में होता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट नाम है। तमसा एक नदी का नाम था। यह वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी। साथ ही साथ नदियां धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। इनमें से आपको पहला वाला बिंदु याद में रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस बिंदु से रिलेटेड जो प्रश्न करने वाला है वो आपसे प्रश्न कर सकता है। चलिए फिलहाल में हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म के क्षेत्र में साधु का क्या मतलब था? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा है? देखिए साधु का मतलब होता है धार्मिक गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इससे मिलते जुलते कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है साधु का मतलब है धार्मिक गुरु। साथ ही साथ साधु धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं को फैलाते थे। ठीक है, कैसे शिक्षा फैलाते थे? तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा फैलाते थे। इसके साथ में वे समाज में आदर्श जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करते थे।
साधु जो होते थे कैसे होते थे? सरल व सज्जन होते थे। ठीक है, उनको कैसा रहना चाहिए, समाज में किस प्रकार से बातें करना चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, इन सब जो बेसिक बातें हैं इनको सिखाते थे। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि वैदिक काल में विवाह की प्रमुख प्रक्रिया क्या थी? सामान्यतः यदि आप देखोगे तो विवाह 8 प्रकार के होते थे। इनमें से 4 जो थे वो वैदिक होते थे और 4 जो है राक्षसी प्रवृत्ति के होते थे। ठीक, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। परंतु यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वैदिक काल में विवाह की प्रमुख प्रक्रिया क्या थी? तो मैं आपको बताऊं कि अग्नि के सामने व्रत लेकर के पति पत्नी आपस में व्रत लेते थे। तो उनकी जो प्रक्रिया क्या है, अग्नि के सामने व्रत लेना, ये क्या है? वैदिक सभ्यता है हमारी। हमारा गहना प्रदान करना ये हमारी सभ्यता नहीं है। जाति के अनुसार चयन ये भी हमारी नहीं है, और परिवार की सहमति ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं हम। पहला बिंदु है कि वैदिक काल में विवाह की प्रमुख प्रक्रिया अग्नि के सामने व्रत लेकर के होती थी। अग्नि को साक्षी मान करके विवाह के अनुष्ठान किए जाते थे। साथ ही साथ यह धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये कुछ बिंदु है जो आपको याद रहना चाहिए कि भाई शादी की प्रक्रिया क्या है, विवाह हम क्या क्या करते थे। तो इनको लेकर के प्रश्न बनाया है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक काल में स्मृति का क्या महत्व था। एक बार ऐसे ही प्रश्न आया था कि स्मृति और स्मरण इन दोनों ही शब्दों में क्या डिफरेंट है, परंतु आज यहाँ पर पूछा है कि वैदिक काल में स्मृति का क्या महत्व था। आंसर है धार्मिक कानून और आदर्श। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्मृति का मतलब है कि स्मरण करना। क्या चीज स्मरण करना? क्या सभी चीजें हमें स्मरण करनी चाहिए? नहीं, जो धार्मिक चीजें हैं, जो आदर्श चीजें हैं, जो कि समाज में आप डिलीवर कर सकते हो, तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। स्मृति धार्मिक कानून और आदर्शों का संग्रह है। इसमें समाज के नियम और कर्तव्य शामिल है, यह आपको याद में रखना है। फिर है कि स्मृति जो है वैदिक समाज में धार्मिक और सामाजिक निर्देशों को दर्शाती है। तो ये कुछ बिंदु थे जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमात्य वैदिक काल में किसे कहा जाता था। एक अमात्य शब्द है, ये वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग होता था? क्या ये राजा के लिए प्रयोग होता था, मंत्री के लिए प्रयोग होता था, पुजारी के लिए, या फिर यज्ञकर्ता के लिए? अमात्य शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अमात्य शब्द है ना, वो मंत्री को कहते हैं। ठीक है, अमात्य जो शब्द है वो मंत्रियों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। अमात्य को मंत्री कहा जाता था, सही बात है। वे राजा के सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी होते थे। कौन? जो मंत्री हैं वो राजा के प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही साथ सलाहकार होते थे। अमात्य राज्य के प्रशासन और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये अमात्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखेंगे हम, 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि भाई वैदिक काल में विवाह की किस प्रक्रिया को सप्तपदी कहा जाता था। अभी आपने ऊपर देखा था कि विवाह की प्रक्रिया क्या थी, तो आपने पढ़ा कि भाई विवाह 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से विवाह की प्रक्रिया थी कि भाई एक पति पत्नी क्या करते थे, अग्नि के सामने व्रत लेते थे। अब यहाँ पर पूछा है कि विवाह की प्रक्रिया को सप्तपदी कहा जाता था। किस प्रक्रिया को सप्तपदी कहा जाता था? तो अग्नि के चारों ओर जो घूमते थे ना, जैसे ये आग है, इनके चारों ओर जो राउंड है, इसको घूमने को हम क्या कहते हैं? सप्तपदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 8वें नंबर क्वेश्चन का। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। सप्तपदी विवाह की प्रमुख प्रक्रिया है जिनमें अग्नि के चारों ओर 7 बार घूमना होता था। यह धार्मिक और सामाजिक अनुबंध का प्रतीक है, यह आपको ध्यान में रखना है।
कि ये क्या है, धार्मिक और सामाजिक अनुबंध का प्रतीक है। साथ ही साथ इसे वैदिक विवाह की एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ नौवा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वैदिक काल में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता ना तो मैं कहूँगा आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया है, इसका जो आंसर है अर्थशास्त्र के लेखक वो है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है। और इस अर्थशास्त्र नामक किताब में क्या थे, जो युद्ध से रिलेटेड रणनीतियां थी वो सारे लिखे हुए थे इसमें। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, दो अन्य नाम आप हमें लिख करके कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। यह ग्रंथ राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, युद्ध के कूटनीति पर आधारित है। साथ ही साथ चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि चंद्रगुप्त इसके शिष्य थे, किसके, चाणक्य के। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सानिध्य में पूरा नंद वंश का विनाश करके, और चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने को राजा बनाया था, मौर्य वंश के संस्थापक बनाया था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप तीनों ही बिंदु को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में चातुर्वर्ण प्रणाली का क्या उद्देश्य था। भाई वैदिक काल में चातुर्वर्ण प्रणाली का क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य था समाज की व्यवस्था और वर्गीकरण को दृढ़ीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, चलिए देखते हैं कि चातुर्वर्ण प्रणाली का उद्देश्य समाज की व्यवस्था और वर्गीकरण करना था। साथ ही साथ इसमें कौन कौन शामिल थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण शामिल थे। इसके बाद यह प्रणाली समाज के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों का विभाजन करती थी। ठीक है, जो जिसका जिस हिसाब से काम होता था उस हिसाब से वर्णों का विभाजन करते थे। तो ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और 11वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि वैदिक काल में साधारण की भूमिका क्या थी। ठीक है, साधारण की भूमिका क्या थी, तो इसकी भूमिका थी भाई धार्मिक अनुष्ठान करवाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं। साधारण धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करता था, यह वेदों के ज्ञान और पूजा में शामिल था। साधारण धार्मिक समाज की संस्कृति और आदर्शों का हिस्सा था। ये वाला बिंदु आपको याद रखना है, तीसरा वाला। चलिए अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक काल में आचार का क्या महत्व था। क्या आचार का महत्व धार्मिक नियम था, कृषि विधि थी, शिक्षा प्रणाली थी, या फिर शिल्प कला थी। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बताना है आपको। देखिए ये जो आचार शब्द है इसका महत्व है धार्मिक नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका पहले नंबर इसका 12वें नंबर क्वेश्चन का। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आपको देखना है। पहला है कि आचार जो है धार्मिक नियमों और आदर्शों को संदर्भित करता है। साथ ही साथ यह जो है धार्मिक आचार व्यवहार और कर्तव्यों को निर्देशित करता है। इसके साथ आचार जो है वैदिक समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा था। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पुत्र का क्या मतलब था। क्या पुत्र का मतलब व्यापारी था, संतान था, पादरी था, या फिर शिल्पकार था। क्या था पादरी मतलब कि पुत्र शब्द का मतलब क्या था। पुत्र कहते थे किसको, संतान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए और कुछ विशेष बातें देखते हैं हम। पुत्र का मतलब संतान होता था, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। साथ ही साथ संतान की महत्वपूर्णता परिवार की वृद्धि और सामाजिक स्थिति में थी। पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी माना जाता था। देखिए उस समय जो राजपाट का समय होता था ना, जो आपका बड़ा बेटा होता था अधिकतर राजपाट उन्हीं को मिलता था।
ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वेदांग के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेदांग जो है, यदि आप संस्कृत में देखोगे तो शास्त्रों में 6 वेदांग गिना रखे हैं। इन वेदांगों की आवश्यकता क्या है? तो जैसे कि आप देखोगे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप सीखना चाहते हो बोलना, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, कुछ उसके नियम, कुछ रूल, कुल रेगुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही जब आप वेदों के अर्थ करोगे तो उसके लिए आपको वेदांगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वेदांगों के अंतर्गत जो विषय आता था वो वेदों की छानबीन करने में आता था। मतलब कि वेदों का अर्थ क्या होगा, क्या इसमें प्रत्यय है, इनका विभाजन किस प्रकार से हुआ है, इन सब बातों का जो संग्रह है किसमें मिलेगा, आपका वेदांग के अंतर्गत मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है कि वेदांग जो है वेदों की छानबीन और अध्ययन के लिए होते थे। इसमें व्याकरण, शब्द विज्ञान और नक्षत्र विज्ञान शामिल था। वेदांग वेदों की व्याख्या और उपयोग में सहायक होते थे। ठीक है, ये तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। आपका 15वें नंबर क्वेश्चन इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि इसके बाद हमें विराम देने की आवश्यकता है। चलिए, इससे पहले कि ये क्वेश्चन को खत्म करो, मैंने आपको बोला था कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। साथ ही साथ आपको अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप हमें बता दीजिएगा। हो सके मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि उन सभी क्वेश्चंस को जो आप टॉपिक बताओगे उनको इंक्लूड करके मैं आपको एक दिन पढ़ा दूं। चलिए, फिलहाल में आप 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक काल में शूद्र वर्ग का मुख्य कर्तव्य क्या था। आपने देखा कि अभी 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से इन्होंने कहा है जो चौथे वर्ग के लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, इनका कर्तव्य क्या होता था। इनका कर्तव्य सेवा और श्रम का होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सेवा और श्रम का कर्तव्य किसका होता था? तो शूद्रों का होता था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कुछ इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए देखते हैं। शूद्र वर्ग का मुख्य कर्तव्य सेना और श्रम था। इसका मुख्य कर्तव्य क्या था? सेना और श्रम। साथ ही साथ वे अन्य सभी वर्गों की सेवाएं और श्रम कार्य करते थे। इसके साथ शूद्र समाज के कार्यशील और सेवा प्रदान करने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ये कुछ बातें हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूँ। हो सके तो जो आपको क्वेश्चंस में डाउट लग रहा होगा आप लिख लीजिएगा, और यदि कुछ ऐसा लग रहा हो आपको एक्स्ट्रा किसके अलावा और कुछ होना चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना सजेशन शेयर करेंगे ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं। चलिए, फिलहाल में आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल के वीडियो में। कल का वीडियो शायद हमारे लिए अंतिम होगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ और शायद मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।